बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। आज का सेशन हमने जो लिया है वो है ग्रीन पीस यानी हरे मटर की खेती का। हरे मटर की खेती पे हम आगे बात करने से पहले हम जो अभी कुछ नए लोग अगर हमारे साथ हैं उनके लिए हम बता दें कि विनफिनिट में किसान ग्रो की पूरी रेंज हम लेकर के आए हैं ताकि किसान भाई लोग जो हैं वो ऑर्गेनिक खेती की ओर मुड़ सकें, उनको ऑर्गेनिक खेती के लाभ आप लोग बता सकें और उनकी मिट्टी और किसी भी तरह में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना? ठीक है, तो मैं बात कर रही थी कि अब जो विनफिनिट पूरी एक किसान ग्रो की रेंज लेकर के आए हैं, जिसका रीज़न है सबसे बेसिक जो रीज़न है वो ये कि किसान भाइयों की समस्याओं को दूर किया जा सके। एक सेकंड ऑप्शन ये सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि आप सभी लोग ये वेल नोन है कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है? एग्रीकल्चर फार्मिंग पे यहाँ पे डिपेंडेंट है और ऑलमोस्ट 60 टू 65% पॉपुलेशन यहाँ की एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो कहीं न कहीं जब आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ते हैं, तो आप लोगों को गाँव में भी जाकर के संपर्क करना पड़ता है। किसान भाइयों के पास अगर आप लोग सिर्फ जनरल प्रोडक्ट लेकर जाएँगे तो वो शायद ही आपको एंटरटेन करें, लेकिन अगर आप लोग वहाँ पर कुछ खेती से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स लेके जाएँगे, उनके खेत में जो काम आने वाली चीज़ों को अगर आप उनके पास लेके जाएँगे, तो 100% वो लोग आपका सपोर्ट करेंगे, है ना? और ऑर्गेनिक खेती के लाभ आप लोगों को बताने हैं, क्योंकि किसान भाइयों को अभी भी लगता है कि केमिकल यूज़ कर रहे हैं, जल्दी हमको उसके फ़ायदे मिल जाते हैं, जल्दी ही हमारी क फसल अच्छी हो जाती है, बट उसके नुकसान कितने होते हैं लॉन्ग टाइम में, ये चीज़ें आप लोगों को ही उनको बतानी होंगी। तो इसी के क्रम में जो अपने प्रोडक्ट्स हैं, ये टोटल 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आते हैं। नंबर 1 एक्टिवेटर जिसमें कि हम किसान 100 को देखते हैं। किसान 100 को मैं सिर्फ़ एक्टिवेटर नहीं मानती, किसान 100 एक स्प्रेडर, एडजुवेंट और स्टिकर की तरह भी काम करता है, वेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो किसान 100 एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है। इसके बाद हम आते हैं पोषण की कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में जिसमें किसान एचएपी ग्रैन्युअल जो कि सॉइल एप्लीकेशन का प्रोडक्ट है, किसान यील्ड जो अगेन सॉइल एप्लीकेशन का प्रोडक्ट है, इनके यूज़ेज़ मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी। किसान ह्यूमिक, किसान गोल्ड ग्रोथ, किसान अमीनोविट, किसान एंटी-फ्लू, किसान ट्रू मैच्योर और प्रोटेक्शन कैटेगरी यानी कि जो कि हमारे पौधे को सुरक्षा प्रदान कर सकें, जो कि हमारे पौधे पे आने वाली बीमारियों से बचा सकें। तो उनके लिए हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, एक है किसान बायो प्रोटेक्ट या प्लांट प्रोटेक्ट और दूसरा है किसान प्लांट गार्ड। अगर देखिए, आप में से जो लोग अभी पहली बार अगर इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उनको शायद ये इतना ब्रीफ में समझ में नहीं आएगा, तो जो मेरे सेशंस होते हैं जो बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं, बेसिक प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग होती हैं नए लोगों को, नए लीडर्स को उनको ज़रूर आप लोग अटेंड करवाया करिए, जितने भी इसमें जो लीडर्स हैं ऑलरेडी, वो लोग ज़रूर अटेंड करवाया करें, क्योंकि उससे क्या होता है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमारे प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं, राइट? तो बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज होना। अभी तो ख़ैर हम जैसे मैंने पहले बताया कि आज हम जो बात करने जा रहे हैं, वो हम करने जा रहे हैं मटर के ऊपर, ग्रीन पीस के ऊपर, है ना? तो इससे रिलेटेड बात करेंगे इसलिए मैं बहुत ही ब्रीफ में मैंने बताया है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। लेकिन आज मटर की खेती में इनका यूज़ कैसे-कैसे करते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। ग्रीन पीस इसके बारे में हम थोड़ी-सी एक जनरल टॉक करते हैं जैसे ग्रीन पीस हरी मटर का जो यूज़ है वो फलियों के रूप में भी होता है। जैसे आप देख ही रहे हैं इमेज आपको दिख रही है कि फलियाँ होती हैं मटर की और इसको क्या है ताज़ी मटर के रूप में भी सब्जियों में बहुत सारी डिशेज़ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सारे मतलब जो इसके दाने सुखा कर के उसको दाल की तरह से भी यूज़ किया जाता है और जो मटर होती है ना? तो मटर में कुछ जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बहुत अच्छी पाई जाती है। जैसे इसमें वाटर लेवल बहुत अच्छा होता है, विटामिन ए होता है, जो फैट होता है, ठीक है? इसमें एनर्जी लेवल अच्छा पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, थियामिन है, फेल्विन है। इस तरह की बहुत सारी जो है मतलब इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, है ना? और इस एक चीज़ और भी है कि मटर एक ऐसी क्रॉप है
जिसको कि आप लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप ग्रीन पीस को स्टोर करके रखना चाहें तो भी, और अगर आप मटर को सुखा करके दाने बना करके रखना चाहें तो भी ये बहुत अच्छे से आप इसको सुखा करके रख सकते हैं। स्टोरेज लाइफ काफ़ी होती है ना? और ग्रीन पीस के जो, जैसे मैंने बताया है कि बहुत सारे क्योंकि इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स में जैसे ये आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उनको मैनेज करने में मदद करता है। जो आपके कॉपर है, कैल्शियम है, आयरन है, ज़िंक है, मैग्नीज़, इस टाइप की जो चीज़ें जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करती हैं, तो उनको भी बहुत अच्छे से डेवलप करने में आपकी बॉडी को हेल्प करता है। इसमें क्योंकि विटामिन के पाया जाता है, विटामिन के किस चीज़ के लिए अच्छा होता है, जो आर्थराइटिस के जो लोग पेशेंट होते हैं, जो अल्ज़ाइमर के जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है? जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ होते हैं, है ना? उनको जैसे फॉलिक एसिड काफ़ी मात्रा में चाहिए होता है। उन सब के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जैसे विटामिन्स की अगर मैं बात करूँ, तो विटामिन बी6, बी12, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ई और विटामिन के तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और साथ ही साथ ये भी हम जानेंगे कि जो मटर है, उसकी खेती सिर्फ़ इंडिया में ही नहीं होती है। आपको पता है कि चाइना टॉप मोस्ट कंट्री है जो मटर की फार्मिंग सबसे ज़्यादा करता है ना? तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चाइना नंबर 1 पे चलता है। आगे देखते हैं कि जैसे यहाँ पर ग्रीन पीस को इंडिया में और किन-किन नामों से जानते हैं, ठीक है? जैसे आप लोग जो हिंदी भाषी हैं, जो हमारे साथ में नॉर्थ के जो लोग हैं, वो समझ सकते हैं कि हम लोग तो मटर ही बोलते हैं, ठीक है? कन्नड़ लैंग्वेज में बटानी करके होता है, या मराठी में भी मटर बोलते हैं, ठीक है? या तेलुगु लैंग्वेज है, तमिल है, या बंगाली, सब में अलग-अलग नामों से इसको बुलाया जाता है। तो सब समझ ही सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में इसको मटर के नाम से ही जानते हैं, या इंग्लिश में अब लोग यूज़ करने लगे हैं तो ग्रीन पीस के नाम से इसको जानते हैं, है ना? अब यहाँ पर मैं बात करूँगी कि इंडिया में कहाँ-कहाँ पर मटर बहुत ज़्यादा होती है, किन-किन क्षेत्रों में, तो जैसे हिमाचल प्रदेश में मटर का अच्छा उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, बिहार, है ना? और ये कुछ मेजर स्टेट्स हैं जिनमें मटर का यूज़ ज़्यादा होता है। मटर की पैदावार ज़्यादा की जाती है, और मटर की पैदावार और भी बहुत सारे स्टेट्स में की जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी मटर लगाई जाती है, ठीक है? लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर कि वो कमर्शियली उसको मटर का उत्पादन नहीं करते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम अपने बिज़नेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कमर्शियली हमको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है, और कि हम उससे और कितनी अर्निंग ले सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। तो म इन सब चीज़ों को और वो भी किसके साथ में, अपने जो किसान ग्रो के प्रोडक्ट्स हैं, उनके साथ में, उनका यूज़ करते हुए, है ना? तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आज जो भी हम बात कर रहे हैं, वो हम कमर्शियल और जो पर्सनल जो लोग मटर की खेती बहुत छोटे स्केल पे करते हैं खुद के यूज़ के लिए, उन दोनों ही रूप में फ़ायदेमंद है। अगर आपको जो गाइडेंस आज दी जा रही है, इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर आप ग्रीन पीस पे अपने प्रोडक्ट्स का यूज़ करवाते हैं तो, है ना? एक चीज़ और भी है कि ग्रीन पीस का टॉपिक आज इसलिए लिया है मैंने कि ग्रीन पीस की जो फसल है उसका टाइम आ गया है। टाइम कैसे आ गया है? क्योंकि ये रबी की फसल है ना? और रबी की फसल होने के नाते, क्योंकि अभी जब पैडी का पूरा हार्वेस्टिंग हो जाएगी, तो पैडी के बाद जनरली लोग जो है वो हरी मटर की ही खेती करना प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि वो एक सीज़न मिलता है, बहुत कम टाइम की क्रॉप होती है, तो कम टाइम की क्रॉप होने की कारण जो है लोग इसकी खेती कम समय में कर लेते हैं, तो जो बीच का जो उनका टाइम खाली हो रहा होता है, जो कि उनकी फ़ील्ड जो है वो खाली नहीं रहती, उनको कोई ना कोई क्रॉप मिल जाती है, करेक्ट? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो पीस की जो ग्रोथ स्टेजेज़ हैं, वो क्या-क्या होती हैं। शायद आप लोगों को इमेज में यहाँ पर क्लियर हो पाए कि देखिए, क्या होता है कि जब मटर के दाने होते हैं ना, तो ये मटर के दानों में आप देख सकते हैं कि एक
सीडलिंग होती है ना? जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि जो फुटाव होता है, जो किसी दाने का जो जर्मिनेशन होता है, वो जर्मिनेशन इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट इमेज में, यानी कि इसको रूट इमर्जेंस की हम बोलते हैं। रूट इमर्जेंस के बाद क्या होता है, शूट्स होते हैं। शूट्स मतलब कि उसमें से तना आना शुरू होता है, मतलब कि वो बढ़ना शुरू होता है, फिर उसमें लीव्स निकलनी शुरू होती हैं, तो फिर उसमें शूट्स बनने शुरू हो जाते हैं, शूट इमर्जेंस की स्टेज बोलते हैं। देन थर्ड स्टेज जो होती है, इसको लीफ स्टेज भी बोलते हैं और नोड स्टेज भी बोलते हैं, कि मतलब जब 2 पत्तियाँ दिख रही हैं या जब उसके ऊपर जा रहे हैं तो और 2 से 4 पत्तियाँ होती हैं, 4 से 6 पत्तियाँ होती हैं। इस तरह जब पत्तियों का पूर्णतः विकास हो जाता है, तो पत्तियों के विकास के बाद में फिर स्टेज आती है कि 4 नोड स्टेज की। 4 नोड मतलब कि क्या, आप इसमें समझ सकते हैं कि जो हमारी शूट्स जो बन रहे हैं वो और एक नया शूट आता है, और जो पत्तियों की जो कहते हैं ना, इसमें हमेशा जोड़े से पत्तियाँ आती हैं, है ना? कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि जोड़े-जोड़े से पत्तियाँ दिख रही हैं। तो जब 4 नोड्स आपके रेडी हो जाते हैं, ठीक है? जब 4 नोड रेडी होंगे तो यहाँ से क्या होती है, आपकी फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट होती है। फिर धीरे-धीरे जो है आपकी फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट होती है। इसमें शूट्स और ज़्यादा निकलते हैं, इसमें ब्रांचेज़ और निकलने लगती हैं। ब्रांचेज़ मतलब कि वेन्स जिनको कि हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी मटर की ग्रोथ स्टेजेज़ हैं। तो ये कैसे आपको पहचानना है, कि आप कैसे जानोगे आगे कि कब किस स्टेज पे आपको कौन-सा प्रोडक्ट यूज़ करना है? उसके लिए ये चार्ट समझना बहुत ज़रूरी था, कि जब 2 पत्तियों का 1 जोड़ा, फिर 2 पत्तियों का एक और जोड़ा, यानी 2 जोड़े, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़े। तो टेक्निकल लैंग्वेज में हम इनको जो है नोड्स बोलते हैं, ठीक है? और जो नोड स्टेजेस के नाम से हम इसको जानते हैं, बट लेकिन आप लोग जनरल सिंपल सी लैंग्वेज में भी आप किसान भाई से बात करेंगे, तो आप उनको ऐसे समझा सकते हैं कि ये मतलब कि अगर इतना बड़ा पौधा हो गया है, तो आपको यहाँ पर ये दवा आपको यूज़ करनी चाहिए, करेक्ट? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और आगे बढ़ते बढ़ते अब हम देखते हैं कि क्लाइमेट जो है वो कैसा रिक्वायरमेंट होता है। क्लाइमेट मतलब जलवायु, है ना? कि किसी भी जगह की जलवायु कैसी है, मतलब ज़्यादा गर्म है या ठंडी है। जैसे हम कहते हैं ना, ये ठंडा प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में आप चले जाओ, या आप किसी हिल स्टेशन पे चले जाओ, तो वहाँ का क्लाइमेट हमेशा ही ठंडा रहता है। वहाँ पे अगर धूप भी निकलेगी फिर भी मौसम में ठंडक रहेगी। ऐसे ही गर्मी जैसे गर्मी वाला एक क्लाइमेट होता है, ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट होता है। तो जैसे कर्नाटका स्टेट की मैं बात करूँ, तो कर्नाटका में काफ़ी जगहों पे ह्यूमिडिटी वाला प्रॉब्लम जो है आ जाता है, या वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वाली होती हैं। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं क्योंकि मटर की, है ना? तो मटर के बारे में मैं आपको बताऊँगी कि मटर की फसल के लिए जो नम और ठंडी जलवायु होती है, ठीक है? उसकी बहुत ज़रूरत होती है। अगर वो जलवायु मतलब बहुत ज़्यादा 10 मतलब अगर 30 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा की होगी, तो वहाँ पे मटर की खेती में हमको बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी यील्ड कभी भी नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा जो जगह हैं, वहाँ पे मटर की फसल कब की जाती है? रबी की ऋतु में। रबी की ऋतु माने जो सर्दी की सीज़न चालू हो जाता है ना? तो और इन पर मतलब जो अगर मैं बारिश की बात करूँ, तो बारिश जो होती है वो 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। तो अगर ये क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी रहती हैं, और अगर मतलब कि एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी है कि जब मटर की जब ग्रोथ हो रही हो, ठीक है? तब तो कम वो चाहिए होता है आपको, जो टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन अगर ज़्यादा लो टेम्परेचर हो गया और पाला अगर लग गया, तो वो पूरी तरह से जो है आपकी पूरी फसल को खराब कर देता है। तो आज हम ये भी सीखेंगे कि पाले से बचाने के लिए हमको क्या करना है ना? तो लास्ट तक ज़रूर ट्रेनिंग सेशन अटेंड करिए, क्योंकि कुछ और भी चीज़ें आपको, कुछ और भी मैं की पॉइंट्स बताऊँगी आगे चल के, जिसका आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो अब जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि
जो ग्रीन पी है उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? टेम्परेचर यहाँ पर जो चाहिए होता है वो 12 डिग्री से लेके 28 डिग्री तक का टेम्परेचर परफेक्ट माना जाता है, जहाँ पर कि आपकी पूरी मटर जो है अच्छे से ग्रो कर पाती है। और उसके बाद जैसे 28 डिग्री के ऊपर या 30 डिग्री के ऊपर अगर टेम्परेचर में जाता है तो वहाँ पे फसल को नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप, है ना? इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके लिए सॉइल जो है हमें कैसी चाहिए? सॉइल जो है क्योंकि ये एक फलीदार फसल होती है ना? फलियाँ बनती हैं, इसमें पॉट्स बनते हैं, तो ये मतलब हर तरह की मिट्टी में लगाना पॉसिबल होता है बस, लेकिन मिट्टी में नमी होनी चाहिए, अच्छी नमी हो और बाकी पीएच वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए? 6.0 से आपकी 8 पॉइंट तक अगर पीएच वैल्यू है, वैसे सबसे अच्छी तो होती है 7.5 तक की अगर रहे तो दी बेस्ट है। लेकिन अगर 8 पॉइंट तक भी पीएच वैल्यू होती है तो भी उसके कोई हानिकारक प्रभाव आपके लैंड पे देखने को नहीं मिलते हैं। अब क्या होता है कि जैसे कहीं-कहीं पर पीएच का लेवल बहुत कम होता है या कहीं-कहीं पे पीएच का लेवल ज़्यादा होता है। पीएच का लेवल बोले तो कि ज़मीन में जो खारापन होता है ना? जो पानी का जो खारापन होता है, ऐसी ज़मीन में भी जो खारापन है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह की अगर ज़मीन कैसे पता चलेगा पीएच लेवल? हमेशा सॉइल टेस्टिंग से पता चलता है। तो सॉइल टेस्टिंग करवानी बहुत ज़रूरी, तो किसान भाई लोगों को आप लोग ये भी बता सकते हैं कि सॉइल टेस्टिंग कराएँ। और सॉइल टेस्टिंग के साथ-साथ अब जब हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं ना, तो सॉइल में अगर हमको पीएच लेवल लगता है कि हमारा कम है या ज़्यादा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट हैं, वो क्या यूज़ करने हैं? किसान एचएपी ग्रैन्युल और किसान ह्यूमिक का आपको यूज़ करना है। किसका? किसान एचएपी ग्रैन्युअल, किसान ह्यूमिक। एचएपी ग्रैन्युअल आपको 2 केजी पर एकड़ ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करना है और किसान ह्यूमिक आप जो है अगर इरिगेशन के माध्यम से देना चाहें तो भी अच्छा है, नहीं तो आप थोड़ा-सा जो पके हुए गोबर की खाद होती है, उसी में आप एचएपी ग्रैन्युअल्स को मिला लीजिए और उसी में आप किसान ह्यूमिक को आप मिला लीजिए, अच्छे से वो पूरा मिक्स हो जाएगा और मिक्स होने के बाद में उसको आप पूरे खेत में जो है ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। ब्रॉडकास्ट सबसे अच्छा तरीका है मटर की खेती के लिए, क्योंकि मटर की खेती में पानी की आवश्यकता कम होती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो भी प्रोडक्ट्स दें, वो फॉलियर एप्लीकेशन में दे दें। और हमें जहाँ पर मतलब सिंचाई बहुत लेवल में रह कर के करनी पड़े, तो वो तरीका सबसे अच्छा माना जाता है ना? तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि सॉइल एप्लीकेशन के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमको यूज़ करने हैं अपनी मटर की खेती के लिए, करेक्ट? अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हाँ, एक चीज़ और भी है कि सॉइल में टेस्टिंग जब आप कराएँगे ना, तो ये दोनों प्रोडक्ट जो अगर सॉइल में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू की जो कमी आ रही होगी, उसको अगर कहीं तक पूरा आपको करना है और टेस्टिंग से आपको लग रहा है कि सॉइल में अलग-अलग चीज़ों की जैसे बोरॉन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, ज़िंक की कमी है या अगर सीवीड की कमी है, तो इस तरीके से अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही होती है, तो वहाँ पर आप किसान यील्ड का भी यूज़ आप करवा सकते हैं, है ना? किसान यील्ड क्या करता है, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ किसान यील्ड एक सीवीड बेस का प्रोडक्ट है और सीवीड यानी समुद्री शैवाल जो होती है, उसमें नेचुरली तौर पर मतलब प्राकृतिक तौर पर उसमें 40 से ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है? तो अगर ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी हो तो आप यहीं पर ही मतलब जब हम लैंड प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उसी जगह पे किसान यील्ड का भी यूज़ आप करवा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लैंड प्रिपरेशन हमको कैसे करनी है, ठीक है? तो लैंड प्रिपरेशन यहाँ पर मैं इसलिए बोलती हूँ कि लैंड प्रिपरेशन का मतलब होता है कि आपकी जो खेती में जो हर्बिसाइड्स जो आप सॉरी जो ग्रास आपके यहाँ आ रही है, अनवांटेड ग्रास है या आपके जो आपने प्रीवियसली जो खेती की है, जैसे मैंने बताया कि पैडी की क्रॉप हार्वेस्टिंग होने के बाद हम पीस की क्रॉप लगाते हैं। तो जो पैडी की जो रूट्स होती हैं, वो जो ज़मीन में रह जाती हैं, उनकी अच्छे से सफाई करने के लिए और जो खरपतवार निकल आते हैं, उन खरपतवार को रोकने के लिए, क्योंकि खरपतवार तो फील्ड खाली रहेगी तब भी निकलेंगे और जब इसमें
कोई भी पौधा लगाएँगे ना फील्ड में, कोई भी बीज आप डालेंगे तो उसके ग्रोइंग के साथ-साथ में क्या होता है मिट्टी में ऑटोमैटिकली खरपतवार निकलते ही रहते हैं, घास-फूस निकलते ही रहते हैं, है ना? क्योंकि वो नेचुरली होते हैं, वो निकलेंगे ही निकलेंगे। तो उनकी समय से पहले ही अगर रोकथाम कर दी जाए, तो आपकी फसल को नुकसान नहीं होगा, है ना? और कहीं-कहीं पर जैसे मैं देखती हूँ कि लोग खेती करते मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोटोग्राफ्स आते हैं उनकी फ़ील्ड के फ़ोटोग्राफ्स की इसमें ये म प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है और वाक़ई में मैं मिट्टी को देख कर के शॉक्ड होती हूँ कि लोगों मिट्टी बीच से चिटक रही होती है। लोग मिट्टी को समतल नहीं करते हैं और ऐसी खेती करते हैं। तो लैंड प्रिपरेशन बहुत डिपेंड करती है आपकी एग्रीकल्चर की जो क्रॉप है, उसकी यील्ड अगर आपको वाक़ई अच्छी चाहिए तो लैंड प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना है कि मार्केट से आप कोई भी हर्बिसाइड या वीडीसाइड आप लेकर के आइए और मटर के दाने खेत में डालने से पहले, ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम उसका 3 बार आप उसपे पलटा चला चुके हों, यानी कि ज़मीन को समतल कर चुके हों, मिट्टी को भुरभुरा कर चुके हों, है ना? समतल मिट्टी को करना बहुत ज़रूरी होता है ढलान देते हुए क्योंकि अगर ढलान देते हुए नहीं करेंगे तो पानी के जमने का चांसेस रहता है। तो ये सारी ज़रूरी होती हैं चीज़ें, छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं जो आपके खेत को बहुत अच्छा बना सकते हैं और जो किसान भाई लोग अगर अपने साथ जुड़े भी हैं या जो लोग एग्रीकल्चर में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं, वो इस चीज़ को समझ भी सकते हैं कि मिट्टी को ढलान देना क्यों ज़रूरी है, खेत को ढलान देना क्यों ज़रूरी है और उनको मिट्टी को हमें कितना भुरभुरा और कितना नमी वाला बनाना है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है, ठीक है? तो पहली चीज़ तो मैं बता रही थी आपको कि हर्बिसाइड और वीडीसाइड आपको यूज़ करना है, तो आप मार्केट से कोई भी हर्बिसाइड, वीडीसाइड लेकर के आइए और उसके साथ में लेकिन आपको अपना जो प्रोडक्ट है किसान 100 उसको तो अब यहाँ पर क्या करना है कि जैसे आपने हर्बिसाइड, वीडीसाइड ले लिया तो 1 टंकी में यानी कि 15 लीटर 15 लीटर ऑफ वाटर में आपको 20 टू 25 एमएल आपको क्या लेना है किसान 100 है ना? और ले करके उसका इरिगेशन करना है पूरे खेत में उसकी सिंचाई करनी है जिससे कि प्लांट में अगर खरपतवार हैं तो वो नष्ट हो सके और खरपतवार नहीं है तो वो आगे ना आए। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है हर्बिसाइड और वीडीसाइड का यूज़ करना। सेकंड जैसे कि खेत में जब आप पलटा चला रहे हैं, ठीक है? जब आप दाना डाल रहे हैं, तो दाना डालने से पहले ही अभी मैंने आपको बताया था ना कि सॉइल को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या डालना है? आप 3 प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं, किसान एचएपी ग्रैन्युअल, किसान ह्यूमिक और किसान यील्ड, ठीक है? इसमें किसान यील्ड आपको तब डालना है अगर आपने सॉइल टेस्टिंग करवाई है, तो अगर सॉइल टेस्टिंग नहीं करवाई है और आपको नहीं आइडिया है कि आपके खेत में क्या चीज़ें कम-ज़्यादा हैं, तो आप लोग सिंपल सा किसान एचएपी ग्रैन्युअल, किसान ह्यूमिक को पके हुए गोबर की खाद में मिला करके और ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू दे सकते हैं। डोज़ेज़ क्या रहती हैं? किसान ह्यूमिक की 500 एमएल यानी आधा लीटर 1 एकड़ में और किसान एचएपी ग्रैन्युअल 2 किलो 1 एकड़ में, ठीक है? ये तो डोज़ेज़ रहेंगी। अब थर्ड स्टेप पे हम आते हैं कि हमने खेत भी तैयार कर लिया है, हम जो है निराई-गुड़ाई भी तो ख़ैर बाद में आती है लेकिन हमने पलटा अच्छे से चला लिया, पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए भी हमने प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, मिट्टी को सॉफ्ट मुलायम बनाने के लिए भी हमने प्रोडक्ट यूज़ कर लिया। अब आती है बारी सीड को ट्रीट करने की। सीड का ट्रीटमेंट यहाँ पर आपको 2 तरीके से करना है, ठीक है? बहुत ध्यान रखिएगा। पहला आपको जो मटर के दाने होते हैं, मटर के दानों को आपको किसान ह्यूमिक के सॉल्यूशन में, ठीक है? किसान ह्यूमिक के सॉल्यूशन में आपको 1 रात के लिए भिगो के रखना है। सपोज़ अगर जैसे आप 1 एकड़ के लिए 35 से 40 सॉरी हेक्टेयर में लगता है शायद 35 से 40 किलो अगर आप बीज ले रहे हैं 1 हेक्टेयर तो बहुत हो जाता है, तो अगर सपोज़ कि आपने 10 किलो का सीड लिया है, तो वहाँ पर किसान ह्यूमिक आपको जो लेना है और कितना आपको लेना है किसान ह्यूमिक यहाँ पर अ, मैं 10 किलो बीज की बात बता रही हूँ कि 10 किलो बीज अगर आपको बोना है, तो यहाँ पर आपको तकरीबन 50 एमएल किसान ह्यूमिक लेना है। कितना? 50 एमएल और उसको पानी में अच्छे से मिक्स करके उसमें दानों को 24 घंटे के लिए भिगो के रख देना है ताकि दाने फूल जाएँगे तो जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। फिर जब आप ओवरनाइट दानों को भिगोने के बाद में निकालते हैं, तो आपको क्या करना है कि 1 किलो सीड जैसे 10 किलो आपने भिगोया था ना, तो 10 किलो सीड के हिसाब से आपको क्या करना है किसान बायो प्रोटेक्ट
और किसान प्लांट गार्ड, ये दोनों प्रोडक्ट आपको लेने हैं। मात्रा कितनी रहेगी? किसान बायो प्रोटेक्ट अगर ले ले रहे हैं आप, ठीक है। राशि शेख जी, कोई बात नहीं, लेट भी कभी-कभी हो भी जाता है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कोई अभी से आप जॉइन कर लीजिए, वो भी अभी बस शुरू हुई है ट्रेनिंग, मेन टॉपिक पे अभी हम आए ही हैं। तो 10 किलो सीड अगर आपने लिया है तो किसान बायो प्रोटेक्ट आपको कितना लेना है? कम से कम आपको 30 से 50 ग्राम आपको किसान बायो प्रोटेक्ट लेना है और कम से कम 5 ml आपको किसान प्लांट गार्ड लेना है। कितना? 30 ग्राम आपको बायो प्रोटेक्ट लेना है, 30 टू 50 ग्राम, और 5 ml ओनली, केवल 5 ml की मैं बात कर रही हूँ। 5 ml आपको किसान प्लांट गार्ड लेना है। इन दोनों को पानी में बहुत अच्छे से मिक्स करना है, तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी में मिक्स करना है। और या ज़्यादा पानी भी आपके, अगर आप बीज की क्वांटिटी देख कर के लग रहा है आपको कि स्प्रे अगर हम करेंगे तो हमको ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, तो आप ज़्यादा पानी भी ले सकते हैं। और जो भीगे हुए बीज आपने निकाले हैं, उन पे आपको स्प्रे कर देना है, ठीक है? स्प्रे करने के बाद में आपको इन प्रोडक्ट्स की एक कोटिंग हो जाएगी, इसको ड्राई शेड में आप डाल दीजिए, ठीक है? और मतलब कि आधे पौन घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए। ड्राई शेड का मतलब होता है किसी छायादार सूखे स्थान में, है ना? सूखी जगह पे आप इनको पूरा फैला दीजिए, फैलाने के बाद में तब आप इनकी सोइंग करिए। अब मटर में क्या है, मटर में नर्सरी तो बनती नहीं है, क्योंकि मटर तो पूरी एक दलहन में काउंट होती है, तो वो पूरी दाने ही छींटे जाते हैं फील्ड पे। तो यहाँ पर फील्ड को भी आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है, और आपको जो क्या नाम, ट्रीटेड सीड का ट्रीटमेंट भी आपको 2 तरीके, मतलब दोनों स्टेप्स को फॉलो करना है। इन स्टेप्स को फॉलो करके अगर आप मतलब काम करेंगे ना, तो 100% मतलब आप ये मान के चलिए कि सिर्फ इस स्टेप को करने से 8 से 10% की यील्ड आपको ज़्यादा मिल जाती है, सिर्फ इस स्टेप को करने से, है ना? और अब एक चीज़ और बताऊँगी कि जैसे कि बीज, अब यहाँ पर सीड रेट क्या होना चाहिए, अब हम आगे बढ़ते हैं तो सीड रेट पे आते हैं कि सीड रेट क्या होना चाहिए। जैसे अभी आपने ट्रीटमेंट दे दिया, ठीक है? सीड को आपने ट्रीट कर दिया, ट्रीट करने के बाद में आपको क्या है, अब उसको जो है बोना है आपको, है ना? तो बोने के लिए क्या करते हैं कि जो एक आप लोगों ने सुना है शायद कि मध्यम और पछेती फसल जानते हैं आप लोग कि क्या होती है? ठीक है, अगर इस टाइप की क्रॉप है तो उसमें मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा सीड लेना होगा, और लेकिन कैसे बोना है आपको, जो रोज़ जो आप बनाते हैं, ठीक है? उसमें आपको 30 सेंटीमीटर आपको दूरी रखनी है, जो रोज़ आप बना रहे हैं उसकी, और जो सीड आप जो डाल रहे हैं, उन सीड्स की दूरी आपको कम से कम एक से दूसरे सीड की दूरी आपको 5 सेंटीमीटर रखनी होती है। ये ध्यान रखिएगा कि जब आप रोज़ बना रहे हैं, तो रोज़ में आपको 30 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है, और जब आप बीज डाल रहे हैं तो बीज में एक बीज से दूसरे बीज की दूरी आपको 5 सेंटीमीटर की रखनी है, ठीक है? अब टाइम ऑफ सोइंग क्या होता है कि मटर की जो बुआई है ना, उसका सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर की शुरुआत से और नवंबर के मतलब कि मिड नवंबर तक, है ना? सबसे अच्छा टाइम माना जाता है। तो अभी क्या चल रहा है, सितंबर आपका खत्म होने वाला है। अभी ये सबसे अच्छा टाइम है, आप लोग अगर अप्रोच करना चाहिए ना, तो आप लोग किसान भाइयों को अप्रोच करिए, पूरी ताकत से अप्रोच करिए, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा, और किसान भाई लोगों को भी सही टाइम पर सही आप जो है गाइडेंस दे पाएँगे, और शुरुआत से लेकर के अंत तक अगर आप उनको टाइम टू टाइम सजेशंस देते रहेंगे अपने प्रोडक्ट्स के साथ में, तो उनके साथ-साथ आपको भी फ़ायदा होगा, उनकी फील्ड भी अच्छी होगी, ऑर्गेनिक फील्ड उनकी रेडी रहेगी हमेशा, और उसके बाद में आप लोगों को भी, जैसे मैंने बताया कि आपका नेटवर्क बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। अब क्योंकि अक्टूबर आने वाला है, अभी भी एक पलटा किसान भाई लोग उस बीज डालने के पहले भी करेंगे, मतलब जो मेड़ बनाते हैं, जो बेड्स बनाते हैं ना, जो लाइन जो बना रहे हैं जिसमें बीज उनको डालना है, तो उन लाइन्स को तैयार करना शुरू करेंगे। उसी टाइम पर आप अपने प्रोडक्ट्स का यूज़ करवाइए। कैसे? किसान एचएपी ग्रैन्युअल, किसान ह्यूमिक, किसान यील्ड एक बार तैयार करवा दीजिए, फिर मीनवाइल आप उसका सीड का ट्रीटमेंट करवा दीजिए, तो आपके प्रोडक्ट्स चले जाएँगे। इसके बाद में
अब यहाँ पर बुआई का टाइम आ रहा है, तो क्या होता है कि एक तो या बुआई का कैसे करते हैं, अब जनरली ऐसे होने लगा है कि जो सीड ड्रिल मशीन आती है ना, वो सीड ड्रिल मशीन से इसकी बुआई करते हैं। और कितना अंतर रखना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो बीज का जो अंतर है वो 6 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं, या अगर सीड ड्रिल से अगर हम डाल रहे हैं तो 6 से 7 सेंटीमीटर का भी अंतर हो सकता है। मतलब जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 5 से 7 सेंटीमीटर के बीच की आराम से हो सकती है। और गहराई कितनी होनी चाहिए, ये गहराई भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि गहराई जो होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर की केवल होनी चाहिए, है ना? बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती, ओनली 4 टू 5 सेंटीमीटर की। ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब स्पेसिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेसिंग क्या है, कि वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे-कैसे स्पेसिंग करनी चाहिए, है ना? सोइंग में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जैसे कि सोइंग मेथड, कि सोइंग मेथड क्या है, कि किस तरीके से हमें बीजों को बोना चाहिए। मशीन में भी अगर हम बो रहे हैं तो किस टाइम से हमको बोना चाहिए, या अगर हम हिल्स पे बो रहे हैं तो हमको कैसे बोना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मतलब आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि अगर हम हिल्स में मटर के दाने अगर लगा रहे हैं, तो मतलब कि मार्च से मई के एंड तक, है ना? क्योंकि हिल्स में तो वैसे भी सर्दी ज़्यादा होती है, लेकिन जब सब जगहों पे गर्मी का मौसम आ जाता है, तो मतलब प्लेन्स में जब गर्मी का मौसम थोड़ा-थोड़ा शुरू हो जाता है, तो हिल्स में भी थोड़ी सर्दी कम हो जाती है। तो और मटर क्या है, मटर में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी ठंडक होनी चाहिए ना, ठंडी जलवायु होनी चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो हिल्स में क्या होता है कि मार्च से मई का जो अपना मंथ होता है, उसमें इसकी सोइंग करनी चाहिए, ठीक है? और बाकी चीज़ें शायद मैंने क्लियर आपको कर दी हैं ऑलरेडी, कि आप जब उसमें सीड का ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं, उसके बाद आपको कितनी गहराई तक उसको बोना है, पौधे से पौधे के बीच का अंतर कितना रखना है, ठीक है? मेथड वही है, या तो हल के माध्यम से भी लोग इसकी बुआई करते हैं, और नहीं तो सीड ड्रिलिंग मशीन से भी या डिबलिंग मेथड से भी इसकी बुआई कर सकते हैं। एक और मेथड होता है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग मेथड में प्रॉब्लम ये आती है कि मटर की खेती में ना आप बहुत ही टेक्निकली कुछ नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, कहीं भी मटर में जैसे फंगस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो ज़मीन से टच रहती है। और साथ ही साथ में उसमें ये भी एक प्रॉब्लम रहती है कि जैसे पानी जो नमी है, वो नमी उनमें बराबर जाती रहती है, उसकी फलियाँ बहुत अच्छे से डेवलप नहीं कर पाती हैं ना। तो इसलिए ब्रॉडकास्टिंग मेथड तो बहुत पुराना हो गया है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए, या तो मशीन से बुआई करें या हल से एक प्रॉपर दूरी पर अगर हम उसकी बुआई करते हैं। क्यों करते हैं, ये मैं अभी एंड में बताऊँगी कि इसका क्या इफ़ेक्ट होता है ना? ये तो था आपका सोइंग मेथड, ठीक है? अब इरिगेशन का जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इरिगेशन कैसे रिक्वायर्ड होता है कि मटर की जो खेती होती है, उसमें बहुत ज़्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, है ना? लेकिन फिर भी क्या है कि कभी-कभी जब पाला लगने लगता है ना, तो पाले को रोकने के लिए हमको सिंचाई करनी पड़ती है। क्योंकि अगर पानी नहीं होगा, नमी नहीं होगी, तो पाले का असर बहुत बुरी तरह से होता है। तो कम से कम जो मटर की खेती है, उसमें 2 से 3 बार सिंचाई की केवल ज़रूरत पड़ती है। तो पहली सिंचाई कब करनी चाहिए? जब फूल निकलने लगते हैं, ठीक है? यानी कि जब बुआई आपने करी थी, उसके 45 दिन बाद, ठीक है? पहली सिंचाई कब करनी है? जब फूल निकल रहे हैं। दूसरी सिंचाई आपको कब करनी है? जब फल बनने लगें, पॉट्स बनने लगें, यानी कि बुआई करने के 60 दिन के बाद में। यानी दोनों में इरिगेशन के टाइम में कितना डिफरेंस है? केवल 15 दिन का डिफरेंस आपको रखना है। अब यहाँ पर क्या करना है, लेकिन सिंचाई भी बहुत हल्की-हल्की करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है ना। जैसे जो स्प्रिंकल सिस्टम होता है ना, फॉलियर एप्लीकेशन में जो करते हैं, अब उसी टाइम पे यहाँ पर आपको इरिगेशन में ही अभी आगे जब मैं बताऊँगी कि आपको अपने प्रोडक्ट कैसे यूज़ करने हैं, तो वो ध्यान रखिएगा कि इसी टाइम पर आप अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर दे सकें, तो ज़्यादा अच्छा मतलब इफ़ेक्ट उसका मिल जाएगा, है ना?
देखिए, अब जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं कि हम फर्टिलाइज़र की ही बात कर रहे हैं। फर्टिलाइज़र में हमको क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब फूल निकलने का टाइम होता है, आपने क्या किया था स्टार्टिंग में, आपने किसान 100 को हर्बिसाइड के साथ में मिला के दिया था, तो कहीं न कहीं से जो घास-फूस है, उस पे कंट्रोल हो गया। सेकंड आपने क्या किया था, जब हम खेत को पलटा रहे थे, जब हम खेत में को फील्ड को जब हम तैयार कर रहे थे, तो वहाँ पे आपने किसान एचएपी ग्रैन्युअल, किसान ह्यूमिक और किसान यील्ड का यूज़ आपने किया था, ठीक है? उसके बाद आपने मटर के दानों का ट्रीटमेंट किससे किया था? बायोप्रोटेक्ट से, किसान ह्यूमिक से और किसान प्लांट गार्ड से। अब हम आते हैं ज क्योंकि ये आपने सीड का ट्रीटमेंट ही इसलिए कर दिया ताकि जर्मिनेशन अच्छा हो और उस वो जो है ना प्लांट आपका बहुत अच्छा मज़बूत रहे, बीमारियाँ ना आएँ। तो इसलिए इसमें जब हम स्प्रिंकल के माध्यम से यानी फॉलियर एप्लीकेशन के माध्यम से जब हम इरिगेशन कर रहे होते हैं, तो उसी टाइम पे यानी फूल निकलने के टाइम पे ही आपको जब पहली सिंचाई आप कर रहे होते हैं, तो यहाँ आपको किसान अमीनोविट ठीक है, ध्यान रखिएगा किसान अमीनोविट, किसान गोल्ड ग्रोथ का आपको यूज़ करना है पहली बार में। दूसरी बार में आपको सिर्फ़ सिंगल एक डोज़ देना है किसका? किसान अमीनोविट किसके साथ में? किसान ट्रू मैच्योर के साथ में। तो यानी पहली सिंचाई की आप लोग द लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। पहली सिंचाई जब आप बोने के 45 दिन बाद करते हैं, तो उसी के साथ में आपको क्या करना है? किसान गोल्ड ग्रोथ और किसान अमीनोविट देना है। और जब फल बनने की प्रक्रिया पॉट्स बनने जब स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको किसान अमीनोविट और किसान ट्रू मैच्योर आपको दे देना है, ठीक है? ज़्यादा बहुत कुछ यूज़ इसमें नहीं करना होता, इतने में ही अगर आप मतलब आप दे देते हैं इतनी सी दवाइयों को और जो ट्रीटमेंट आपने ट्रीटमेंट के टाइम पर दे दिया, सीड के टाइम पे, फील्ड में आपने जो भी चीज़ें दे दी, उसी से पूरा आपका जो है पौधा बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डोज़ेज़ हाँ, आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। किसान गोल्ड ग्रोथ की जो डोज़ेज़ होती हैं वो 500 एमएल पर एकड़ यानी 150 लीटर पानी में 500 एमएल का यूज़ करना है। किसान अमीनोविट आपको 150 लीटर पानी में 250 एमएल का यूज़ करना है और किसान फ्रू मैच्योर आपको 150 लीटर पानी में केवल 1 ग्राम का यूज़ करना है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि निराई-गुड़ाई क्या है? अगर मान लीजिए इसके बाद भी अगर कहीं पे इरिगेशन जैसे बारिश ज़्यादा नहीं हुई है या मौसम ठंडा हो रहा है लेकिन फिर भी जो है ज़मीन ज़्यादा सूखी हो रही, नमी नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर आपको एक काम और क्या करना है कि जब सिर्फ़ 2 लीफ की स्टेज बताई थी ना मैंने अभी, मतलब 2 नोट की स्टेज बताई थी, 1 पत्ती का जोड़ा था, फिर 2 पत्ती का जोड़ा। जब वो 2 जोड़े आपको नज़र आ जाए ना, तो वहाँ पर आप पहला डोज़ किसान गोल्ड ग्रोथ और किसान अमीनोविट का दे सकते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, लेकिन ये उन्हीं जगहों पर जहाँ पर इरिगेशन क्योंकि इसको फॉलियर के नाम से देना होता है। उमा शंकर जी, मैं अभी डोज़ेज़ आपको बता दूँगी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूँ। जहाँ पर अगर पानी ज़्यादा नहीं बारिश हुई है या जहाँ पर नमी की अगर कमी है, नमी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर जब 2 नोड बनते हैं, ठीक है? जब 2 नोड बन जाए मटर में, तो आपको वहाँ पर किसान गोल्ड ग्रोथ और किसान अमीनोविट का पहला डोज़ दे देना है। डोज़ेज़ नोट डाउन कर लीजिए, किसान गोल्ड ग्रोथ की डोज़ होती है 150 लीटर पानी में 150 लीटर ऑफ वाटर में ओनली 500 एमएल आपको देना है। वहाँ पर आपको गोल्ड ग्रोथ 250 एमएल देना है, ठीक है? 150 लीटर पानी में 250 एमएल गोल्ड ग्रोथ 150 लीटर पानी में। अमीनोविट आपको 100 एमएल देना है 150 लीटर पानी में, ठीक है? और जब बुवाई के 45 दिन पूरे हो जाएँ, जब फ्लावरिंग होने लगे, तो वहाँ पर आपको सेकंड सेम डोज़ेज़ आपको रिपीट करनी है। लेकिन जब आप 60वें दिन पे आप जब फलियाँ बननी स्टार्ट हो जाती हैं, जब पॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको अमीनोविट के साथ-साथ में आपको फ्रू मैच्योर भी देना है। क्या देना है? फ्रू मैच्योर। फ्रू मैच्योर कितना है? 1 ग्राम 150 लीटर पानी में, अमीनोविट 100 एमएल 150 लीटर पानी में। ये डोज़ेज़ आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है?
तो ये तो थे आपके जो मैन्योरिंग आपको करनी है, जो फर्टिलाइज़ेशन जो करना है, इसके अलावा किसान भाई लोग सॉइल एप्लीकेशन में आप कितना भी उनको बोलेंगे वो यूरिया डालेंगे ही, ठीक है? या कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का यूज़ करते ही हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहते तो उनको बीच में यूरिया या इसके डीएपी की जगह पे या इसके साथ में एचएपी ग्रैन्युल का आप लोग यूज़ करवा सकते हैं। ये मतलब ज़रूरी नहीं है यूज़ करवाना, लेकिन अगर किसान भाई लोग यूज़ करना चाहते हैं, तो आप लोग इसका यूज़ करवा सकते हैं। आगे चलते हैं इसमें कि जो डिज़ीज़ हैं और जो पेस्ट हैं वो ग्रीन पीस के कैसे होते हैं। देखिए, आप इमेज से अगर समझ सकते हैं, अगर मैं डिज़ीज़ की बात करूँ, ठीक है? तो इसमें कौन-कौन से रोग सबसे ज़्यादा आते हैं? एक तो पाउडरी मिल्ड्यू बहुत आता है, दूसरा रस्ट बहुत आती है ना? मतलब कि कर रही हूँ मैं सिर्फ़ यहाँ पे डिज़ीज़ की, अभी मैं पेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ। तो उनके कुछ इमेजेस मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, जैसे ब्लाइट्स का भी प्रॉब्लम कहीं-कहीं पे देखने को मिलता है। ये रस्ट की प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, मटर की फलियों पर भी आपको दिखेगी, ये स्टेम में भी आपको दिखेगी, पाउडरी मिल्ड्यू आपको दिख रही है। बाकी जैसे इस तरह की अगर कोई भी डिज़ीज़ आपको यहाँ पर नज़र आती है, ठीक है? आप अगर किसान भाइयों से मिलने जाते हैं या आप लोग सारे आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है? अगर इस तरह का कोई भी आपको रोग नज़र आता है, तो आपको यहाँ पर किसान बायो प्रोटेक्ट का यूज़ करना है, किसका? किसान बायो प्रोटेक्ट। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर इस टाइप की कोई भी डिज़ीज़ आपको नज़र आ रही है, दानों में या फलियों के ऊपर या स्टेम में या पत्तियों में, तो यहाँ पर आपको किसान बायो प्रोटेक्ट यूज़ करना है। कितना लेना है? 150 लीटर पानी में आपको 250 से 300 ग्राम तक आपको किसान बायो प्रोटेक्ट लेना है और उसको स्प्रे करना है। मतलब जो स्प्रे वाली टंकियाँ आती हैं ना, स्प्रे टंकी जो आती है, उन टंकी में मिला कर के आपको यूज़ करना है, यानी 150 लीटर पानी में मिलाएँगे। अगर आप इसका वैसे डोज़ लिखना चाहिए मतलब 1 टंकी के हिसाब से तो भी आप लोग नोट कर लीजिए, 1 टंकी यानी 15 लीटर की टंकी में 25 से 30 ग्राम आपको किसान बायो प्रोटेक्ट को मिलाना है और पूरे अपने जो मटर की जो भी फसल तैयार हुई है ना और ऐसी डिज़ीज़ नज़र आ रही है, तो उन पे स्प्रे करके देना है। फॉलियर स्प्रे में यूज़ करना है, ये ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी-कभी क्या होता है अगर आपके यहाँ जैसे नमी प्रॉपर नहीं है या अगर बारिश बहुत ज़्यादा है, तो कभी-कभी दवा जो है वो 1 दिन में असर नहीं दिखाती है, उसको कम से कम 4 से 5 दिन का टाइम लगता है। लेकिन अगर ऐसी कोई भी समस्या है तो किसान बायो प्रोटेक्ट का हर 12 से 15 दिन के अंतराल पे आपको यूज़ करना है, अगर ऐसी समस्याएँ आपको दिख रही हैं तो। ये ध्यान रखिएगा कभी-कभी सिंगल डोज़ में पौधे पे जो है असर बहुत नहीं दिखा पाती, वो कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस हो जाती हैं। अगर दवा उतना असर नहीं दिखाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पौधे में एक तो नमी होनी चाहिए, दूसरी कि अगर बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए। तो अगर बारिश हो रही है या अगर सूखा ज़्यादा ही है तो आपको क्या करना है बायो प्रोटेक्ट में आप अपना किसान 100 मिक्स कर सकते हैं। क्या करना है? बायो प्रोटेक्ट में किसान 100 को मिक्स करना है। 1 टंकी का डोज़ मैं बता रही हूँ, जो 15 लीटर की टंकी आती है, उसमें बायो प्रोटेक्ट आपको 25 से 30 ग्राम लेना है और किसान बायो प्रोटेक्ट आपको 5 एमएल केवल लेना है। कितना? ओनली 5 एमएल, ठीक है? और लेकर के स्प्रे कर दीजिए और सेम डोज़ेज़ का 12 से 15 दिन के बाद में रिपीट कर दीजिए। तो आपकी जो फसल है वो क्योर होना शुरू हो जाएगी, है ना? और कम से कम अगर ये बीमारी जब तक रह रही है तब तक कम से कम 3 बार सेम डोज़ेज़ का आपको रिपीट करना ही करना है। ठीक है? अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि कीड़े कौन-कौन से आते हैं। देखिए मटर में एफिड एक तो बहुत आती है दूसरी जिसको हम तना छेदक बोलते हैं या स्टेम बोरर बोलते हैं वो आता है। एक आता है कि पॉड बोरर के नाम से, पॉड बोरर यानी कि जो फलियों में जो कीड़े घुस जाते हैं ना, वो इल्ली टाइप के जैसे जो कीड़े होते हैं, उस टाइप की जो है
कीड़े आते हैं मटर में, तो इनके लिए अपने पास क्योंकि कोई भी पेस्टिसाइड नहीं है, तो आप लोग किसान भाइयों को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि इसके लिए वो मार्केट से कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड ले सकते हैं और जो कि सिस्टमिक काम करता हो, सिस्टम में काम करता हो, ऐसा बोल करके खरीदें और उसको किसान 100 के साथ में मिला करके डाल दें। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको बायो प्रोटेक्ट और जो मार्केट से लाया हुआ कोई भी पेस्टिसाइड है, उसको मिक्स नहीं करना है ना? कोई भी प्रोडक्ट हो, बायो प्रोटेक्ट में अगर आपको कुछ मिक्स करना है, तो आप केवल प्लांट गार्ड को मिक्स कर सकते हैं और किसान 100 को मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई भी प्रोडक्ट आप इसमें नहीं मिक्स करेंगे, है ना? किसी भी तरह का कीटनाशक, किसी भी तरह का जो हमारा इंसेक्टिसाइड होता है, वो आपको नहीं यूज़ करना है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए जो मैं बात कर रही थी ना आप लोगों को कि टाइम बहुत ज़रूरी होता है कि अम, जब हम मटर की खेती कर रहे हैं तो हमें उसमें स्पेसिंग का बहुत ध्यान रखना होता है। क्यों ध्यान रखना होता है? वो जो उसकी जो वेन्स होती है ना मटर की जो वेन्स होती हैं जो सॉरी जो वाइन्स होती हैं ना, उनको वो बहुत पतली-पतली रहती हैं, तो उनको क्या होता है जो बैम्बू स्टिक्स होती हैं, जैसे मैंने अभी लास्ट अपना सेशन जो करेले का दिया था, बिटर गार्ड का, उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से हम मतलब कि सपोर्ट देते हैं बैम्बू स्टिक से। क्या होता है हम थोड़ी-थोड़ी दूर पे बैम्बू स्टिक्स लगा के उनमें हम डोरी बाँध देते हैं या हम कोई तार जैसा बाँध देते हैं। तो जैसे-जैसे मटर ऊपर बढ़ती जाती है ना, वैसे-वैसे हम उसको उन तारों पे के सहारे-सहारे से ऊपर चढ़ाते जाते हैं। तो क्या होता है कि जब फलियाँ लगेंगी, तो वो फलियाँ पूरी अच्छे से ग्रो कर पाएँगी। वो फलियाँ पू ज़मीन से टच नहीं होंगी। वो पूरे के पूरे झाड़ ऐसे फैले नहीं रहेंगे। तो उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है, तभी उपज बहुत बढ़ी हुई मिलती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको हमेशा जो है एक सपोर्ट ज़रूर देना है, जो मटर की बेल जो बन रही है, जो वाइन्स मटर की जो ऊपर चढ़ रही हैं, उनके सपोर्ट सिस्टम पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो ये था आज का पूरा सेशन मटर के ऊपर। अब मैं आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, उस पे मैं जाती हूँ और कुछ टिप्स देती हूँ आपको, निराई-गुड़ाई कैसे करनी चाहिए, है ना? देखो क्योंकि जब आपने स्टार्टिंग में आपने हर्बिसाइड का यूज़ कर लिया, ठीक है? तो बहुत जल्दी तो उसमें खरपतवार आती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर खरपतवार आ रही है क्योंकि फसल को केवल 35 से 40 दिन तक ही आपको खरपतवार से बचाना होता है ना? तो बहुत ज़रूरी होता है कि उस टाइम तक आप जो है प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझ के यूज़ करें, तो जिससे कि खरपतवार को निकाल सकें। अब क्या होता है, निराई कब आपको करनी चाहिए? फसल बोने के 30 से 35 दिन के बाद में आपको पहली निराई करनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि मतलब दिन का आप ध्यान रखिए और निराई-गुड़ाई आप टाइम से करिए, ठीक है? अब इसके लिए फिर आगे बढ़ते हैं कि फलियों की तुड़ाई कब करनी चाहिए, तो इसके लिए जो है जो नवंबर में बोई गई फसल होती है, ठीक है? वो जनवरी से फरवरी के एंड तक वो फलियाँ तैयार हो जाती हैं पूरी, ठीक है? तो फलियों को हर 10 से 12 उसमें मतलब दिन के अंतर पर 3-4 बार में तोड़ लिया जाता है, ठीक है? तो यानी कि अगर नवंबर माह में फसल बोई गई है, तो जनवरी-फरवरी तक के अंत तक अगर जो फलियाँ तैयार हो रही हैं, उसको 10 से 12 दिन के अंतराल पे तोड़ लेना चाहिए और अगर इसको स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए आपको क्या करना है कि जब दाने पूरे भर गए हों, तो उस दाने निकाल कर उसको अच्छे से सुखा करके और फिर अच्छे से आप स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मार्केट में आप जाते हैं ना फ्रोज़न मटर भी बहुत मिल जाती है। या हम लोग घरों में भी स्टोर कर लेते हैं। मैं अपनी बात बताऊँ मैं तो खुद ही खूब अपने यहाँ मटर पूरे साल भर के लिए स्टोर करके रखती हूँ। कुछ नहीं सिंपल सा स्टेप होता है, उस स्टेप को फ़ॉलो करके आप लोग भी स्टोर करके रख सकते हैं अपने यहाँ। और जो किसान भाई लोग हैं, वो उनकी तो मार्केट में ही चली जाती है फसल बिकने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन अगर उनकी फसल में ज़रा-सा भी दाग आया, फलियाँ प्रॉपर ग्रो नहीं करी, दाना अच्छा नहीं पड़ा, कीड़े लग गए या फलियों का कलर बेकार हो गया, तो फिर उनकी भी उपज के दाम गिर जाते हैं, है ना? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, किसान भाई लोगों से अगर आप कनेक्टेड होते हैं, तो उनको समय-समय पर आप बताते रहिए कि कैसे-कैसे चीज़ों को यूज़ करना है। थैंक यू एवरीवन।
Thank you. Wish you all the infinity of wealth and health.